एक बहुत ही संवेदनशील विषय जो स्वास्थ्य से संबंधित है, नियम 56 के अंतर्गत अवसर दिया। माननीय अध्यक्षता महोदय, जब से सभ्यता संसार में आई तब से स्वास्थ्य एक बहुत अहम और बहुत जरूरी विषय है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता रहा है। और खास तौर से जिस देश में हम रहते हैं वहाँ तो बहुत ही विशेष तौर से इसे लिया गया है, क्योंकि जब तक साइंटिफिक युग नहीं था तब तक भी हमारे देश में चाहे वो आयुर्वेदिक पद्धति हो, चाहे वो यूनानी पद्धति हो, उन पद्धतियों से गंभीर रोगों का इलाज होता था। लेकिन आज बड़े शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे जिला अस्पतालों की, हमारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है। बहुत दयनीय, बहुत दुखद है। ये किसी ऐसा नहीं कि किसी से छिपी हो, सर्वज्ञात है कि आज हॉस्पिटल्स में जो आपके मानक है उसके अनुसार हम डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। पीएचसी में डॉक्टर नहीं, सीएचसी में नहीं, सरकारी अस्पताल में नहीं, और डॉक्टर की तो बात छोड़िए, टेक्नीशियन तक नहीं है, वार्ड बॉय तक नहीं है, नर्स नहीं है, और तो और फार्मासिस्ट तक भी नहीं है। माननीय अध्यक्षता महोदय जी, उत्तर प्रदेश में हमें आज की जनसंख्या के अनुसार 24,000 डॉक्टर्स की जरूरत है और मात्र कार्यरत है 12,000, विशेषज्ञ 3,000 की जरूरत है, मात्र 750 कार्यरत है। माननीय सभापति जी, बहुत ही दुखद एक घटना बताना चाहता हूं। जनपद बिजनौर में जब कोरोना से 1 साल पहले 11 वेंटिलेटर सरकार ने भेजे, 11 वेंटिलेटर सरकार ने भेजे, लेकिन 1 साल तक वेंटिलेटर सील बंद रखे रहे, कोई उन्हें चलाने वाला नहीं पहुंचा। इसी बीच में कोरोना आ गया, वेंटिलेटर के लिए त्राही त्राही मची हुई थी, लोग मर रहे थे, लोग दुनिया से जा रहे थे, लेकिन हम लोग उस जनपद में थे कि बताइए कि वेंटिलेटर रखे हैं लेकिन उसे चलाने वाला नहीं जिससे हम लोगों की जानें बचा सके। इससे दुखद और क्या होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकारी नीतियां कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि आपको डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे अधिक काम लिया जाता है, डॉक्टर की संख्या कम है, काम की अधिकता है, और तो और उनसे झूठे सच्चे आंकड़े प्रस्तुत कराए जाते हैं जिससे वो सरकारी सेवाओं में ना कर प्राइवेट सेवाओं में चले जाना पसंद करते हैं। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेडिकल कॉलेज चिकित्सा संस्थाओं में डॉक्टरों की कमियों की, डॉक्टर की जो पद सृजित की गए वो 76,171 पद सृजित किए गए, लेकिन मात्र 3,000 पद ही अभी तक भरे हैं। मैं बड़े आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब ये स्थिति हमारे मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों की है तो आप प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज तो खोल रहे हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज चलेंगे कैसे? और जब मेडिकल कॉलेज चलेंगे नहीं तो नए डॉक्टर कैसे बनेंगे? और अगर हम विशेषज्ञ वहां पढ़ाने वाले नहीं रखेंगे तो वो डॉक्टर्स निकल करके कैसा इलाज करेंगे? उससे तो और ज्यादा परिस्थितियां खराब होंगी। जब उन्हें इलाज सही तरीके से पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बाहर नहीं निकलेंगे तो उससे ज्यादा स्थितियां और खराब होंगी। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरे देश में रोज रोज नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई दवाइयां आ रही हैं, पर हमारे प्रदेश में मलेरिया, डेंगू, जुकाम, खांसी, टीबी आदि की भी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। पिछले साल बरसात के बाद आपने पूरे प्रदेश में हाल देखा होगा कि ये बुखार से पूरी तरह पूरा प्रदेश इस पे पैर पसार चुका था, हजारों जानें चली गई, और तो और बुखार से निपटने के लिए दवाइयां, जो आम साधारण बीमारी केरोसिन, जो आम साधारण दवाई पैरासीटामोल तक उपलब्ध नहीं हो पाई, बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाए, एक बेड पर दो पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। ये हालात खाली मात्र बुखार के थे और उन लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ा। और प्राइवेट, आपको सोचकर और जानकर ताज्जुब होगा कि एक गरीब आदमी का बुखार, मजदूर का, किसान का बुखार पिछली बार प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ 5,000 से कम 5,000 रुपए लगे तब बुखार उतरा, और मिडिल क्लास से 15 से 30,000, और जो अच्छा खासा पीता आदमी था उसके तो 50 से 60 हजार रुपए लगे होंगे, तब कहीं जाकर के बुखार से निजात मिल पाई। अब फिर वो मौसम आने वाला है, लेकिन क्या तैयारी है? आज हमारे पास फिर पता नहीं दवाइयां, आप जाके देख लीजिए जिस तरह से ओपीडी बढ़ रही है। आज प्रदेश में 11 करोड़ लोग, पूरे एक साल में 11 करोड़ लोग कम से कम सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं। हमारे पास बेड की सेवाएं कितनी है?
मात्र बेड कितने हमारे पास? आपको जान करके ताज्जुब होगा कि मेरे ख्याल से मात्र 36,000 बेड हमारे पास उपलब्ध है। इतनी बड़ी प्रदेश में जनसंख्या में मात्र 36,000 बेड। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अस्पताल हमारे पास 200 जो बड़े अस्पताल है, गंभीर बीमारियों के मात्र 12 अस्पताल, पीएचसी 3600, सीएचसी 800। अब आप सोच सकते हैं, अब समय नहीं है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस आप लोगों के आग्रह पे इस महत्वपूर्ण मैंने एक और जोड़ लिया है। जब अध्यक्ष जी मेरे ने अनुमति दे के गए हैं, जब भी मैंने जोड़ा है इस गंभीर विषय पर तो इसको कृपा करके चर्चा कराई जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर रागनी। अध्यक्ष जी ने कहा था कि केवल 2 लोग बोलेंगे, 2 विषय है, दोनों पे 2-2 लोग बोलेंगे। आपने 3 लोग बुलवा लिया। अध्यक्ष जी ने जो लिख के दिया था, मेरा एक 2 मिनट करके। नहीं, हमारी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। ना 2 मिनट अब नाम ले लिया है, 2 मिनट पीठ से गया है नाम, तो 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट आखिरी है। एक बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद एक बात, खासकर मेरा अनुरोध आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी से, आपने 3 लोगों का उद्बोधन सुना। एक मिनट आप सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध कर रहा हूं, 1 मिनट सुन ले, बस एक अनुरोध कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी से। अरे एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए ना, एकदम बैठ जाए संग्राम जी, एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए ना। विषय को खत्म करिए जल्दी। नेता प्रतिपक्ष जी, किसी ने 56 होता है कोई एक स्पेसिफिक घटना और तात्कालिक हो, किसी ने भी स्पेसिफिक घटना की नहीं बताई। हमारे वर्मा जी ने स्पेसिफिक घटना बताया एक मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल का, और इस पूरे उस पर मोतीलाल नेहरू का कहीं नाम नहीं है। और एक घटना बताई 8/11/2023 की, जो इस पूरे कहीं में 8/11/2023 की कोई घटना का कोई जानकारी नहीं है। अगर मुझे 56 पे जवाब देना होगा और इसके ऊपर न मोतीलाल नेहरू की घटना है न 8/11/2023 की घटना है, मैं जवाब कैसे दूंगा? आप बता दीजिए। आप नहीं देखिए, नहीं, एक सेकंड, आप मुझे केवल मेरा मार्गदर्शन कर दें। आप मुझसे बड़े हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, आप मुझे मार्गदर्शित कर दीजिए कि मैं इसका उत्तर कैसे दे पाऊंगा। मंत्री जी 2 मिनट बैठ जाए। देखिए माता प्रसाद जी, नियम के तहत ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मगर नियम से बाहर रागनी जी, डॉक्टर साहब आप भी जाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं, उसको अलग फिर विषय आप उठा सकती है। मैं जनरल कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं है, तो उसका विषय कहीं और आएगा, तो नियम में नहीं आएगा, इस नियम में नहीं आएगा। तो आपके कोई घटना ऐसी है तो उसको रख दी। मैं बार बार बात पहले भी कह चुका हूं इसको। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अधिष्ठाता महोदय कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और ये एक ऐसा विषय है जिसपे एक गंभीर चर्चा की अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातों को रखूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को रखा है इस विभाग से रिलेटेड। और मंत्री जी, ये नियम 56 के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं आपको घटना बताऊंगी और आपसे अपेक्षा नहीं करती हूं कि आप मुझे जवाब दें, सिर्फ और सिर्फ आपसे आश्वासन की उम्मीद करती हूं। और कई बार विपक्ष जब क्वेश्चंस करता है तो उसमें कोई बार जब विपक्ष सवाल करता है, हर बार कटाक्ष की बात नहीं होती है। ये एक ऐसा प्रश्न पे आ जाइए, इसमें सुझाव भी आना चाहिए ताकि एक तरीके से सरकार स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके से बेहतर कर सके, उस पर हम बात कर सके। अधिष्ठाता महोदय, बीएचयू में एक 3 वर्ष का बच्चा पहुंचता है हेड इंजरी के साथ, और मगर फिर देखिए, आप एम्स की डॉक्टर है, बीएचयू राज्य सरकार के अधीन नहीं आते। पूरी बात नहीं समझेंगे। उसका एक 3 वर्ष का बच्चा पहुंचता है, और ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक 3 वर्ष का बच्चा हेड इंजरी के साथ पहुंचता है, 3 बजे पहुंचता है, 3:55 पर उसका पहला पर्चा बनता है, 3:55 पे पर्चा बनता है। कागज में कहीं भी सिटी स्कैन के लिए नहीं लिखा जाता। मेरी पूरी बात विषय उस अस्पताल का रखिए जिसका राज्य सरकार से संबंध हो। कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, मेरी बात तो हो जाने दीजिए एक बार। मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझती हूँ कि नियम 56 के तहत मुझे क्या बोलना चाहिए, कम से कम मेरी बात। वो तो MBBS में नहीं सिखाते। मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसे सुन तो लीजिए। अगर एक बच्चे का
सिटी स्कैन 3:55 पे वो पहुंचता है और उसका कागज बन जाता है। हेड इंजरी का मरीज है और उसके सिटी स्कैन के लिए बोला जाता है। उसके बाद 7 बजे तक उस बच्चे का सिटी स्कैन नहीं होता है और कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है। इस समय हमें यह भी नहीं पता है कि कितने बजे वो बच्चा सिटी स्कैन रूम में गया, वहां पे उसने सिटी स्कैन कराया या नहीं कराया, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास कब पहुंचा। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आज अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं डॉक्टर से नेग्लिजेंस हो रहा है, उसको कम करने के लिए अगर पीठ से निर्देशित हो जाए कि जब भी एक मरीज किसी भी अस्पताल में जाता है तो सर्वप्रथम उसका जब कागज बनता है तो उसमें समय की एंट्री हो, साथ ही साथ जब उसे किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाए तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन में उसके समय की एंट्री हो। नहीं बोलना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मंत्री जी आप अपना आप 56 से रिलेटेड रहिएगा, क्योंकि कल अब 56 से रिलेटेड तो जो है वो तो उसका कोई जवाब हमारे पास है ही नहीं। वो तो बात सही है। अब बाकी जो उद्बोधन है, जो उद्बोधन हुआ है तो उसका जवाब देना पड़ेगा उद्बोधन के साथ ही। भाषण का जवाब भाषण में हो सकता है। आप अपना विषय रखिए। सबसे पहले तो मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा, एक विश्व की यूनिसेफ आप लोगों ने सुना होगा, यूनिसेफ की रिपोर्ट है 2021-22 की। जब आप यहां थे, अब आप कहेंगे जब आप यहां थे, हम फिर वो बात पुरानी बात उठा रहे हैं। जब आप यहां पर थे तो जो बच्चों की मृत्यु दर थी, जो बच्चों की मृत्यु दर थी उसमें और इन 6 वर्षों में पहले 15.6% थी और अब हो गई है 5.5%। अब आप लोग अस्पतालों का जो है थोड़ा बहुत मैं बता दूं, हमारे प्रदेश में लगभग 586 CHCs हैं, जिनमें से इन CHCs में हम लोग इस वर्ष 11,720 बेडों की नई कैपेसिटी सृजित करने जा रहे हैं। 2,179 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 13,134 बेड बढ़ाने जा रहे हैं केवल इस वर्ष में। हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 21,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इन आरोग्य मंदिरों में कंसल्टेंसी के द्वारा मरीजों का उपचार भी कराया जा रहा है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, इन 21,000 आरोग्य मंदिरों में एक दिन में हम लोग करीब करीब 70,000 से अधिक मरीज देख रहे हैं। 70,000 से अधिक। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में हम लोग ने 5.11 करोड़ अब तक हम लोग बनवा चुके हैं और आगे भी इसमें काम बढ़ाने की कोशिश में हम लोग लगे हैं। समय आएगा आप सब लोग को पता लगेगा। जहां तक एक सवाल आप लोग उठाते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों की और दवाइयों की कमी, सबसे पहले तो एक चीज ये जान लीजिए कि ये व्यवस्था कोई हमने नहीं बनाई है। ये व्यवस्था पहले से ही बनी है। कौन कौन सी दवाइयां जिला अस्पतालों में रहेंगी, कौन कौन सी दवाइयां CHCs पे रहेंगी, कौन कौन सी दवाइयां PHCs पे रहेंगी और कौन कौन सी दवाइयां हमारे आरोग्य मंदिरों पर रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 294 तरह की दवाइयां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। CHCs में 190 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। PHCs में 120 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं और जो हमारे आरोग्य मंदिर हैं इसमें 58 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। और ये एक हम लोग ने जो पिछले 1.5 साल से हम लोग ने शुरू किया है कि जो गांव लेवल पे जो आरोग्य मंदिर हमारे यहाँ से मरीज जो है ऊपर जहाँ जहाँ उसकी जरूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाना। अमूमन होता क्या है, ये बात सही है, जो हमारे बड़े अस्पताल हैं, चाहे PGI हो, चाहे KGMU हो या फिर आपका लोहिया हो, इन सब अस्पतालों में
इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। मैं ये मानने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका कारण भी है। छोटे से छोटी जो बीमारियां होती हैं, जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल है, इसके लिए भी हम लोग पीजीआई की तरफ भागते हैं। ये इलाज आपको बलरामपुर में भी मिल सकता है, सिविल में भी मिल सकता है। एक मानसिकता हम लोग की जो बन गई है कि बस यही जो बड़काई वाले अस्पताल है इसी में भागो। और ये भी बात सही है, हम लोग कई तरीके से भर्ती करने का भी चल रहा, लगातार ये अनवरत एक है। अगर आप इसको ये सोचें कि जो डॉक्टरों की भर्ती है ये कभी खत्म होगी, कभी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर रिटायर भी होते हैं, डॉक्टरों की हम लोग ने उम्र भी बढ़ाई है, 62 से 65 भी की है। कुछ हम लोग ने डॉक्टर जो है पुनर्योजित से जो डॉक्टर रिटायर हो गए उनको भी रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू में भी रख रहे हैं। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे ये मैं अब पूरी उससे कह रहा हूं कि एमबीबीएस डॉक्टरों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। विशेषज्ञ डॉक्टर जो है उनका भी हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम लोग उनको रखें। और ये एक अनवरत वो है, ये अनवरत चलती रहेगी। पीएम अभीम योजना के अंतर्गत 74 जनपदों में क्रिटिकल ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। कुछ जनपदों में 50 बेड है, कुछ जनपदों में 100 बेड है। अब ये इंटेंसिव केयर की जो व्याख्या है, अगर आप इसको सोचिए, इस तरफ काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर इन 74 जनपदों में इंटेंसिव केयर यूनिट, वो आपका मरीज जो बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं उनको हम लोग जिले पर ही रोकेंगे और सारी सुविधाएं उनको वहां पर उपलब्ध होगी इन इंटेंसिव केयर यूनिट से। ये जो आप पीजीआई वगैरह में मैं सुनता रहता हूँ, मैं ज़्यादातर मैं विपक्ष का लॉबी में ही बैठता हूँ तो मैं सुनता रहता हूँ। तो ये एक समस्या का निदान हम लोग साल भर के अंदर निश्चित तौर पर इसको कर लेंगे। देखिए, जो भी मरीज हो उसको हम जिले पे ही रोकें। अगर सारी सुविधा उसको जिले पे ही मिल जाए तो जो भावना, जो कार्य हम लोग कर रहे हैं जिस तरफ, वो इस तरफ करने का हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा मरीज जो है उसको जिले पे ही हम उसको सारी सुविधा उपलब्ध करा दें। आज हमारे 75 जनपद में डायलिसिस की सुविधा है। आज से 4 साल पहले सारा मरीज जो है वो बड़े बड़े शहरों की तरफ भागता था। अगर कहीं आपको सूचना मिले कि फलाना जनपद में डायलिसिस मशीन नहीं काम कर रही है, आप लिखित रूप से मुझको दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 1 हफ्ते के अंदर वो व्यवस्था वहां पर सुधारूंगा। 1 हफ्ते अगर कहीं, और ये मशीनें हैं, ऐसा नहीं है कि एक मशीन को ले ली गई तो वो परमानेंट चलती रहेगी। भाई हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें खराबी आएगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन अपना, उसके लिए भी हम लोग पूरा लगे थे। जो भी अगर एक भी सूचना आप लोग देंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी जनपद की मशीन अगर कुछ गड़बड़ किसी तरह वजह से बंद है, 1 हफ्ते के अंदर उसको हम लोग ठीक करवाएंगे। अब एम्बुलेंस की बताइए आपने। एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस हमारी चल रही है 2200, 102 एम्बुलेंस हमारी चल रही है 2270। इसके अलावा एएलएस एम्बुलेंस हमारी 250 चल रही है। और हमारा जो पहुंचने का समय है वो इस समय, पहले ये 15 मिनट था, अब 7.5 मिनट हम लोग इसको कर लेंगे। मेडिकल कॉलेज 75 जनपद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना है। और क्या हुआ?